तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है क्लास 12 बुक 2 या यूँ कह लो पार्ट 2 के चैप्टर 4 भारत में दल और दलीय प्रणाली के नए टॉपिक्स में। इसमें हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1971 का मध्यवर्ती चुनाव, मिड टर्म पोल ऑफ 1917, ग्रैंड अलायंस से मुकाबला, गरीबी हटाओ का नारा और राजनीति, कांग्रेस की जीत और कांग्रेस प्रणाली की पुनः स्थापना या रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1971 का मध्यवर्ती या मिड टर्म पोल चुनाव, कांग्रेस विभाजन। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना। उसमें मैंने बताया था कि कांग्रेस विभाजन के क्या कारण थे और कांग्रेस विभाजन होने के बाद कौन कौन सी पार्टियां बनी। अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस विभाजन होने के बाद कांग्रेस संगठन, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान या यूं कह लो ऐसे सांसद जो कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखते थे और कांग्रेस संगठन के साथ निष्ठा रखते थे, वे इंदिरा सरकार के पार्टी के खिलाफ, इंदिरा सरकार के या गवर्नमेंट के या यूं कह लो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हो गए और सरकार अल्पमत माइनॉरिटी में आ गई। यह संकट एकदम क्राइसिस था इस समय। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी मतलब साम्यवादी पार्टी और डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पार्टी ने और इसके अलावा कुछ दलों ने मुद्दों कौन से समाजवादी नीतियों के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार का समर्थन दिया। लेकिन सरकार गिरने से तो बच गई ऐसे में और सत्ता में बनी रही, लेकिन फिर भी यह संकट काफी गहरा था। यूं कह लो कि कांग्रेस विभाजन से काफी समस्याएं सामने आई। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने बहुत सी समाजवादी नीतियों की घोषणा की, जो सोशलिस्ट पॉलिसी थी उनको अनाउंस किया और कई नए कानून जो न्यू लॉज है वो भी बनाए। इनसे सरकार को क्या फायदा हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार को क्या फायदा हुआ? साम्यवादी दल और अन्य दलों का समर्थन मिलता रहा। क्यों? क्योंकि साम्यवादी दल समाजवादी नीतियों के समर्थन करते हैं। और दूसरा फायदा हुआ, जनता भी सरकार के प्रति निश्चित हो गई। अब जनता को पता लग गया कि सरकार की नीतियां, पॉलिसी निश्चित फिक्स्ड है, जो समाजवादी नीतियां हैं। और लेकिन कांग्रेस विभाजन के कारण ये बात भी फिक्स हो गई थी कि कांग्रेस की सरकार या इंदिरा गांधी की सरकार कभी भी गिर सकती है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या चल रही थी। ऐसे में जो इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा साहसी या कह लो साहसिक या ब्रेव स्टेप उठाया, कदम उठाया। दिसंबर 1970 को ही लोकसभा को भंग किए जाने की सिफारिश कर दी राष्ट्रपति को और नए चुनाव कराने की सिफारिश करी। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार के अभी टाइम या समय बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने नए चुनाव की घोषणा या यूं कह लो कि लोकसभा को भंग करवाने की सिफारिश करके जनता को और कई नेताओं को चकित कर दिया। क्योंकि सबको यह लग रहा था कि कांग्रेस संगठन, जो पुरानी कांग्रेस बनी थी, जिसमें पुराने सभी कांग्रेस के नेता या कांग्रेस सिंडिकेट के नेता थे, उनकी पकड़ अब भी कांग्रेस संगठन पर है या कांग्रेस पार्टी पर है और देश में भी इन नेताओं की पकड़ है। तो इंदिरा गांधी उनसे मुकाबले में नहीं जीत पाएगी और सफल नहीं हो पाएगी। साधारण रूप से, वैसे जनरली जो सिंपली पहले चुनाव होने थे वो होने थे फरवरी 1972 में, लेकिन अब इंदिरा गांधी ने नए चुनाव करवा दिए 1971 में। तो इंदिरा गांधी के इस साहसिक कदम, ब्रेव स्टेप ने सबको आश्चर्य में या यूं कह लो एकदम सबको सरप्राइज कर दिया, शॉक कर दिया। अब आता है ग्रैंड अलायंस से मुकाबला। जब मैंने आपको गैर कांग्रेसवाद पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ 1967 के चुनाव में एक हो गई थी। तो 1971 के चुनाव में भी विपक्षी दलों को लगा कि अगर 1967 के चुनाव की तरह यदि वो सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर लड़े तो कांग्रेस को सत्ता या पावर से दूर कर सकते हैं और जो विपक्ष में वोट बट जाने की संभावना है, जो काफी ज्यादा प्रबल थी, वो भी कम हो सकती है। और अगर सभी मिलके विपक्ष में एक उम्मीदवार खड़ा करे चुनाव में तो वो कांग्रेस के विपक्ष में या अपोज में सफल हो सकते हैं। इसी सोच के साथ 1971 के लोकसभा चुनाव में भी श्रीमती इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी दल फिर से एक हो गए। कांग्रेस ओ और सभी, कांग्रेस ओ मतलब पुरानी कांग्रेस, कांग्रेस संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, और सभी बड़े गैर कांग्रेसी, जितने भी गैर कांग्रेसी दल थे और गैर साम्यवादी, क्योंकि साम्यवादी दलों का समर्थन इंदिरा गांधी को मिल रहा था, तो जो गैर साम्यवादी विपक्षी दल थे उन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन या अलायंस को बोला गया ग्रैंड अलायंस
उनकी एकता भी इंदिरा गांधी के लिए, यूनिटी भी इंदिरा गांधी के लिए एक चुनौती या चैलेंज थी, क्योंकि इस ग्रैंड अलायंस में पीएसपी, एसएसपी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और भारतीय जनसंघ आदि सभी पार्टियां एक छतरी या अंडर वन अम्ब्रेला या यूं कह लो एक ही गठबंधन, एक ही छतरी के नीचे आ गए। अब आता है गरीबी हटाओ का नारा और राजनीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, 2, 4, 6 में भी और 1 में भी आ सकता है। इंदिरा गांधी ने पहले ही समाजवादी नीतियों को अपनाना आरंभ कर दिया था, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और वामपंथी दलों ने भी लोकसभा में बहुमत, मेजोरिटी बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी को सहयोग किया था। इसीलिए कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनावी या इलेक्शन गठजोड़ किया, अलायंस किया। मतलब इंदिरा गांधी ने अपनी समाजवादी नीतियों के आधार पर, बेस पर साम्यवादी दलों के साथ गठजोड़ कर लिया और इससे इंदिरा गांधी को मजदूर और गरीब वर्ग के वोट प्राप्त करने की सुविधा, फैसिलिटी उपलब्ध हो गई। क्यों? क्योंकि साम्यवादी दल को ज़्यादा समर्थन गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से मिलता है। तो इस प्रकार साम्यवादी दलों के समर्थन और गठजोड़ या यूं कह लो गठबंधन करने से इंदिरा गांधी को काफ़ी सुविधा मिल गई कि इंदिरा गांधी को मजदूर, गरीब और किसानों के वोट मिलेंगे। इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव अभियान, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसमें जनता के सामने, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी जहां भी जाती थी तो उन जनता के सामने अपने अभियान में, अपने कैंपेन में, अपने भाषणों में, अपने लेक्चर्स में एक ठोस नीति, एक सॉलिड पॉलिसी, ठोस एजेंडा, सॉलिड प्रोग्राम, कार्यक्रम के साथ जाती थी और जनता को बताती थी कि अगर वो जीत गई तो वो क्या क्या करेंगी, जनता और गरीबों की भलाई के लिए क्या कदम उठाएंगी। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जिसने सारे भारत के मतदाताओं, वोटर्स को प्रभावित किया और ये नारा था गरीबी हटाओ। अपने इस नारे के साथ इंदिरा गांधी पूरे भारत में लाइमलाइट या यूं कह लो शाइनिंग पर्सनैलिटी बन चुकी थी। उन्होंने सबके सामने जाकर ये अपनी बात रखी, जहां भी जाती वो बताती कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो कौन कौन से काम करेगी, कौन कौन सी नीतियां अपनाएंगी, कौन कौन से कानून बनाएंगी, कौन कौन से एजेंडा कार्यक्रम के आधार पर काम किया जाएगा। और नारा भी दिया गरीबी हटाओ। उन्होंने ये केवल नारे के रूप में नहीं रखा, एक होता है नारा दे दिया, स्लोगन दे दिया कि चलो ठीक है ऐसे ही होगा, बल्कि इसके साथ अपना एक ठोस कार्यक्रम, एक सॉलिड कार्यक्रम, प्रोग्राम भी रखा और बताया कि गरीबी कैसे हटाएंगी वो। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर का विस्तार, एक्सपेंशन किया जाएगा। नगरों और गांवों, शहर और गांव, विलेजेस में भूमि का सीमा निर्धारण, सीमा से ज़्यादा अगर किसी के पास भूमि है तो वो छीन ली जाएगी। राजाओं महाराजाओं को दिए गए विशेष अधिकार, संपत्ति, प्रीवी पर समाप्त किए जाएंगे। आर्थिक असमानता समाप्त की जाएगी। आर्थिक समानता को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक्स इक्वलिटी को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आय, इनकम और अवसर, अपॉर्चुनिटी की असमानता की समाप्त किया जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। व्यापारिक गतिविधियां, जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज है उस पर सरकार के नियंत्रण, गवर्नमेंट का कंट्रोल आदि कार्यक्रम या प्रोग्रामों की घोषणा, अनाउंसमेंट की और इनका प्रचार, फुल प्रोपेगेंडा किया। तो इंदिरा गांधी ने अपने भाषणों में केवल गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया कि भाई ठीक है हम नारा दे रहे हैं, हम आगे तो हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ये सारी नीतियां, वो सारे कार्य, वो सारे प्रोग्राम, एजेंडा, घोषणा सारी जनता के सामने रखी कि अगर उनकी सरकार आई तो कौन कौन से काम करेगी। ये बहुत बड़ा एक कैंपेन, प्रचार था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में, ऐसा नहीं है उन्होंने विपक्ष को नहीं घेरा, जो विपक्ष था, कांग्रेस संगठन जो ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ था, उसमें जो कांग्रेस संगठन, पुरानी कांग्रेस या पुराने कांग्रेस के नेता थे, उनको बोला कि ये पुरानी कांग्रेस या पुरानी कांग्रेस के नेता पूंजीवादी नेता है, पूंजीवादी दल के समर्थन है, या यूं कह लो ये अमीरों की पार्टी है जो अमीरों और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाते हैं या बनवाए हैं। मतलब उन्होंने पुराने कांग्रेसी नेताओं, सिंडिकेट के नेताओं को पूंजीवादी, अमीरों की पार्टी और उद्योगपतियों की पार्टी या दल बोला और कहा कि इन्होंने गरीबों के हितों के लिए कुछ नहीं किया, केवल अमीरों के हितों के लिए कानून बनाए हैं। जबकि जो नई कांग्रेस है, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, युवा, यूथ और महिलाओं के हितों व कल्याण या वेलफेयर की समर्थक है। तो इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस के ऊपर भी आलोचना की, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए। ग्रैंड अलायंस पर कड़ा प्रहार, एकदम सटीक अटैक करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन, जो कांग्रेस गठबंधन है, उसके पास
शासन को, रूल को चलाने के लिए कोई भी अपना प्रोग्राम, कार्यक्रम, एजेंडा नहीं है। आम आदमी, जो नॉर्मल आम आदमी है, उसके हितों की, इंटरेस्ट की रक्षा कैसे करेंगे उनको नहीं पता। उनको मतलब कांग्रेस के पुराने नेता जो सिंडिकेट है उनको कुछ नहीं पता। विकास कैसे करेंगे देश का, उनके पास ऐसी कोई पॉलिसी नीति नहीं है। मिलजुल कर कैसे काम करेंगे, ऐसा कोई भी एजेंडा, कार्यक्रम नहीं है। कहने का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी ने जनता के सामने ये बात रखी कि जितने भी विपक्ष के ये नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ हैं, इनके पास देश को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, विकास करने के लिए, आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए, देश के शासन को अच्छे से, सक्षमता से चलाने के लिए कोई भी ठोस नीति, कार्यक्रम, एजेंडा नहीं है। ना तो उनको यह पता है कि वो विकास कैसे करेंगे, कौन सी नीतियां बनाएंगे, कौन से कानून बनाएंगे। बस विपक्ष के पास केवल एक बेसलेस, एक आधारहीन नारा है, इंदिरा हटाओ। मतलब जितने भी विपक्षी गठबंधन के नेता और दल हैं, वो केवल एक आधारहीन, बेसलेस नारे के साथ चुनाव लड़ रहे कि इंदिरा हटाओ। लेकिन अगर वो जीत गए तो जीतने के बाद शासन कैसे चलाएंगे, देश का विकास कैसे करेंगे, लोगों का कल्याण कैसे करेंगे, इसके संबंधित उनके पास एजेंडा, कार्यक्रम, घोषणा कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं कांग्रेस की जीत वाले टॉपिक पर। 1971 का जो 5वीं लोकसभा का चुनाव था, ये याद रखना, ये 5th लोकसभा इलेक्शन थे। ये कई पक्षों से ऐतिहासिक, हिस्टोरिक था। श्रीमती इंदिरा गांधी को जहां व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर लोगों का विश्वास जीतना था, क्योंकि यह चुनाव एक पार्टी का ना होकर एक प्रधानमंत्री का हो रहा था। इंदिरा गांधी ने इसको लगभग पूरी तरह पर्सनल बना दिया था और इंदिरा गांधी को यह विश्वास लोगों का जीतना था कि उनको प्रधानमंत्री बनाए, विश्वास के साथ ये चुनाव जीतना था। वहीं पर अपनी नीतियां, जो इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियां अपनाई थी, उसके प्रति भी लोगों की राय, पब्लिक का ओपिनियन जानना था। क्या लोगों को इंदिरा गांधी की नीतियां पसंद आ रही है? 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणामों में इंदिरा गांधी को व्यापक, मास लेवल पर जनता का समर्थन या सपोर्ट मिला। इंदिरा गांधी की पार्टी को लोकसभा में 518 में से 352 सीटें, 352 सीट प्राप्त हुई। 1971 के 5वें लोकसभा के दलीय स्थिति में साफ पता चला, एकदम क्लियर हो गया कि लोगों ने श्रीमती गांधी को जिताकर उन्हें एक राष्ट्रीय नेता, नेशनल लीडर के रूप में स्वीकार, एक्सेप्ट कर लिया। इस रिजल्ट से साफ हो गया कि वो एक राष्ट्र की नेता है और लोगों ने उनसे इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वास्तव में 1971 की विजय, ये हालांकि देखो पार्टी विजय तो थी, लेकिन पार्टी लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी की ही विजय मानी जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा मुद्दा पार्टी को ना बनाकर खुद को और खुद की नीतियों को बना रखा था कि इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही है और इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां चुनाव लड़ रही है। तो इससे यह माना जाता है कि देश ने उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में भी स्वीकार किया और विजय जो ही इंदिरा गांधी की और इंदिरा गांधी की नीतियों की हुई। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, वहीं विपक्षी ने दिया था इंदिरा हटाओ का नारा। तो इससे पता चलता है कि चुनाव परिणामों में बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट हो गया कि जनता ने गरीबी हटाओ के नारे को स्वीकार किया है, पसंद किया है और इंदिरा जी को पूर्ण बहुमत दिया, और इंदिरा हटाओ और विपक्षी दलों को पसंद नहीं किया। इस चुनाव में जो 1971 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस संगठन, जो पुरानी कांग्रेस थी सिंडिकेट वाली, उसको केवल 16 सीटें मिली। जनसंघ 22 स्थान या 22 सीटों पर जीता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका समर्थन इंदिरा गांधी के साथ था, या यूं कह लो इंदिरा गांधी के साथ गठजोड़ था, उसे 23 सीटें मिली और वो पहले वाली स्थिति क्या होती थी साम्यवादी दलों की, कि वो हमेशा सेकंड नंबर, द्वितीय स्थान पर आता था, वो उसकी बनी रही। अब लोकसभा की 68% सीटों पर इंदिरा गांधी का कब्जा था या ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी मेजोरिटी या बहुमत इंदिरा गांधी को मिला था। कांग्रेस प्रणाली की पुनः स्थापना, रिस्टोरेशन। 1971 के चुनाव में पुरानी कांग्रेस, या यूं कह लो जो कांग्रेस संगठन बनाई गई थी इंदिरा गांधी से अलग करके, उस सिंडिकेट वाली कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया और कांग्रेस आर, रूलिंग सत्ता, मतलब इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को ही बाद में कांग्रेस कहा जाने लगा, या नई कांग्रेस या वास्तविक कांग्रेस, या यूं कह लो कांग्रेस कहा जाने लगा, क्योंकि पुरानी कांग्रेस खत्म हो चुकी थी तो नई कांग्रेस को ही कांग्रेस कहा जाने लगा। और 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तराधिकार या इनहेरिटेंट में
यही कांग्रेस रह गई। जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है वही रह गई। इंदिरा गांधी देश की जनता की एकमात्र नेता के रूप में नजर आई। अब देश में ऐसा कुछ हो गया था कि पार्टी से ज्यादा एक नेता को देखा जाता था और वो थी इंदिरा गांधी। उन्हें चुनौती देने वाला कोई दूसरा नेता गुट था ही नहीं। ऐसा कोई था ही नहीं कि जो उनकी नीतियों और उनके भाषण के आगे खड़ा हो सके। और इस प्रकार कांग्रेस ने अपना खोया प्रभुत्व, जो डोमिनेंस, जो प्रभाव उसने 1967 के चुनाव 1967 के इलेक्शन में खो दिया था, उसे दोबारा मिल गया। इंदिरा गांधी ने वो स्थान कांग्रेस को दोबारा दिला दिया। इसके बाद 1971 में के लोकसभा चुनावों के बाद राज्यों में भी जो चुनाव हुए वहां भी कांग्रेस का जनाधार या यूं कह लो बेस दोबारा से बना। अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1971 में जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, 71 दिसंबर में एक और संकट आया, वो था पाकिस्तान के साथ युद्ध। 71 के एंड में 1971 दिसंबर में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आप आज का बांग्लादेश कहते हैं, ये संकट पैदा हुआ। और उस समय इंदिरा गांधी की नीति या यूं कह लो इंदिरा गांधी की नीति के फलस्वरूप ही, जो उनकी पॉलिसी थी उसके कारण ही पूर्वी पाकिस्तान यूं कह लो विश्व का भूगोल बदलकर, पहले जो दो पाकिस्तान थे, पहले जो पूरा एक देश पाकिस्तान होता था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसमें से पाकिस्तान के एक हिस्से को तोड़कर, पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर विश्व का भूगोल बदलकर बांग्लादेश, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ या बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और इसके कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गए। फेमस पर्सनैलिटी बन गई, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में इंदिरा गांधी को एक बड़ा और शक्तिशाली लीडर बोला जाने लगा, क्योंकि विश्व में ऐसे कुछ ही नेता हुए हैं आज तक जिन्होंने विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ही बदल दी हो। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 93,000 कह लो या 1 लाख सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाना, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया और ये युद्ध भारत ने स्पष्ट रूप से जीत लिया। और ये इतिहास की बहुत मेजर, अहम, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण घटना बोली जाती है। इसके कारण पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर, पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उसका निर्माण हुआ था। तो ये बहुत बड़ी घटना बन गई और इंदिरा गांधी ने ये, ऐसा कह सकते हैं कि इतना मजबूत नेतृत्व और इतना मजबूत और शक्तिशाली भारत पूरे विश्व को प्रदर्शित किया, जिससे पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जाने लगी। इंदिरा गांधी की प्रशंसा, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रशंसा सिर्फ लोग कर रहे थे, विश्व में लोग कर रहे थे, विपक्षी नेता भी कर रहे थे। और अब वे विश्व की एक नेत्री, एक विश्व नेत्री के रूप में या एक विश्व नेता के रूप में उभरी, उनका राइज हुआ। उन्हें गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का मसीहा या यूं कह लो, क्या कहते हैं, एक तरह से एंजल बोले जाने लगा। उनका गरीबी हटाओ का नारा, ऐसा नहीं है कि वो नारा तब के वक्त में फेमस रहा था, आज भी जब भारत के जितने भी नेता भाषण देते हैं या देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो कहते हैं गरीबी हटाई जाएगी, देश से गरीबी समाप्त की जाएगी। तो वो नारा आज भी देश के समस्त नेताओं को, राष्ट्र को आज भी आगे बढ़ने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन दे रहा है। लेकिन 1977 के चुनावों में इमरजेंसी या आपातकाल, यह आपके पास अगले चैप्टर में आएगा आपातकाल वाला जो टॉपिक है पूरा। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपातकाल और अपनी वर्चस्ववादी नीतियों को लेकर इंदिरा गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा, डिफीट हुई। 1979 में जैसे ही एक बार 77 में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बन पाई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 79 में दोबारा से इंदिरा कांग्रेस या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने पुनः फिर से एक बार सरकार के निर्माण में निर्णायक भूमिका के तौर पर आ गई। इंदिरा गांधी की पार्टी इस तरह से डिसीजिव फॉर्म में आ गई कि अब वो दोबारा से सरकार बनाने में निर्णायक या डिसीजिव थी। 1980 में फिर से चुनाव हुआ, ये भी मध्यावधि मिड टर्म चुनाव था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार बहुमत खो चुकी थी या मेजोरिटी नहीं थी उनके पास। तो इंदिरा गांधी ने 1980 के चुनावों में फिर से एक नारा दिया कि जो सरकार काम करे उसको चुनो, क्योंकि जो 77 में 77 में जनता पार्टी की सरकार आई थी वो कुछ ठोस कार्यक्रम
या कार्य नहीं कर पाई। कोई ठोस उनके पास योजना नहीं थी। तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने 80 के चुनाव में नारा दिया, उसी सरकार को चुनो जो काम करे। 1980 के चुनाव में इंदिरा जी को फिर से पूर्ण बहुमत मिला। उन्हें 353 लोकसभा सीट मिली और कांग्रेस गठबंधन को 373 या 373 सीटें मिली। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और उसके बाद राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। दिसंबर 1984 में कांग्रेस को फिर से भारी जीत हासिल हुई। 1989 में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। हालांकि सरकार उनकी नहीं बन पाई थी क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा, एक विपक्षी गठबंधन जो कांग्रेस का था, वो था राष्ट्रीय मोर्चा, उसकी सरकार बनी। लेकिन 1991 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार भी गिर गई। लेकिन 1991 में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है और 1991 की जो 10वीं लोकसभा थी उसमें कांग्रेस को 232 सीटें मिलती है। हालांकि ये पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन गठबंधन के साथ कांग्रेस की ही सरकार बनती है और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये कांग्रेस के ही थे। 1996 से 2004 तक, इन 8 साल तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही, मतलब यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और बीजेपी नेतृत्व गठबंधन वाली, या जिसमें बीजेपी का मुख्य दल था, वो गठबंधन जो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, उसकी सरकार बनी। 2004 से 14 तक फिर से एक बार 10 साल के लिए कांग्रेस गठबंधन, यहाँ भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस मुख्य दल था। इस गठबंधन का नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें मुख्य दल कांग्रेस था, उसकी सरकार बनी और मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे या प्राइम मिनिस्टर रहे। हालांकि 2014 ये कांग्रेस के लिए सबसे बुरा दौर माना जाता है। इस संसदीय चुनाव में आज़ादी के बाद का, फ्रीडम के बाद से लेकर 2014 तक का सबसे बुरा प्रदर्शन या परफॉर्मेंस कांग्रेस की 2014 के लोकसभा इलेक्शन में हुई। इसमें कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली, 44, मतलब 10% सीटें ही नहीं मिली। और लोकसभा में अगर किसी दल को या संसद में किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा देना है या स्टेटस मिलना है तो उसको 1/10, 1/10 सीटें मिलनी चाहिए, जो 54 सीटें बनती हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 44 मिली, तो उनको विपक्षी दल के बराबर भी सीटें नहीं मिली। तो ये काफ़ी एक खराब प्रदर्शन बोला जाता है और 2019 में भी ये खराब प्रदर्शन जारी रहा और कांग्रेस को केवल 52 सीटें या लोकसभा सीटें मिली। हालांकि हमें लग रहा होगा कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी कह दूं कांग्रेस अब भी विकल्प या अल्टरनेटिव के तौर पर देश में मौजूद है और ये पार्टी अभी भी अपनी तरफ से पूरा संघर्ष कर रही है। अब आपके लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो ये है कि आपके लिए इस वीडियो में एक सैम्पल टेस्ट पेपर भी दिया गया है। उस सैम्पल टेस्ट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें क्वेश्चंस है, एक पूरा क्वेश्चन पेपर सेट है, उसको सॉल्व करिए और उसको सॉल्व बिना किसी हेल्प के करिए ताकि आप देख सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये सैम्पल टेस्ट पेपर आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन या आपको ये पता लगाने के लिए कि आप एक क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपने अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप एक फुल एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और इस सैम्पल पेपर के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करिए और इसके सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक वीडियो में उस सैम्पल पेपर का सारा सॉल्यूशन भी करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।